एंड वेलकम। तो हम लोग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं जो आज टीईटी पेपर 1 और पेपर 2 जो हुआ है उसके मैथ्स पेपर के एनालिसिस जो है हम लोग देखने वाले हैं, मैथ्स के सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो देखो जो पेपर 1 है उसमें मैथ्स के 15 से 17 क्वेश्चन थे। उस 15 से 17 क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्या क्या होंगे ये हम लोग देखेंगे। फिर धीरे धीरे पेपर 2 के बारे में भी जो है आएगा। सो ध्यान से देखना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 0.275 के बराबर है। ठीक है, मतलब अगर ये जो सारे के सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये परसेंटेज के रूप में दिए हुए हैं, अगर हम लोग इसको परसेंटेज के रूप से हटाकर अगर हम लोग नॉर्मल अंकों के रूप में लिखें तो कौन उसके बराबर आएगा। तो पहला ऑप्शन को जब हम लोग डेसिमल से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 27.5, और आपको पता होगा कि प्रतिशत को हटाने से बटे में 100 करना पड़ता है। तो जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो है, तो डेसिमल भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएगा 2 जीरो आगे, तो 0.275 जो है बचेगा। तो यही ऑप्शन ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, 0.275 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखो यहां पर क्या दिया है, 450 रुपए राशि पर 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा 81 रुपए प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। इस प्रश्न में देखो आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 81 रुपए, जो मूलधन है प्रिंसिपल 450 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5। तो आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है। अब यहां पर देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या दिया है आपको 81 रुपए, तो आप सिंपल इंटरेस्ट की जगह 81 रुपए रखो, प्रिंसिपल कितना रखोगे 450 रखोगे, रेट कितना रखोगे 4.5 रखोगे, टाइम तो आपको चाहिए, फिर बटे में कितना हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो यहां से टाइम जो है निकल कर आएगा 4 वर्ष। इस जीरो से इस जीरो को काट देना, फिर इसको गुणा करना, ये 10 यहां जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा 810 होगा, 810 बटे में 45 बटे में 4.5 करोगे तो 4 वर्ष जो है आएगा इसको हल करने से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 96 प्रश्न। क्या दिया है देखो, 96 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है, तो 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 रुपए से अधिक प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक वस्तु है 100 रुपए का, उसको 5% के लाभ पर बेचते हो तो जितना पैसा मिलता है वो किसके बराबर होता है, उसी 100 रुपए के कीमत वाले को 5% हानि में बेचने से होता है, उससे 15 रुपए अधिक है। समझ में, मतलब मान लो एक कोई अमाउंट है, क्रय मूल्य मान लेते हैं x, तो इस x को जब हम लोग बेचते हैं तो 5% का लाभ होता है। तो लाभ मतलब 100% प्लस 5% और, तो इसको कितना लाभ हुआ, 105% लाभ हुआ। तो ये हो गया एक कंडीशन कि एक वस्तु को जब हमने बेचा तो उस पर 105% का लाभ हुआ। इसी को जब हम लोग बेचते हैं तो 5% का हानि होती है, तो 5% की हानि मतलब 100 में 5% की हानि मतलब कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो ये जाएगा 95 बटे में 100। तो अब प्रश्न ये बोल रहा है कि ये जो लाभ हुआ है ना, ये हानि से 15 रुपए ज्यादा है, तो यहां पर आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 105x बटे में 100 बराबर, क्योंकि एक लाभ वाला जो है वो हानि से 15 रुपए ज्यादा है, तो इसको जब हल करेंगे तो 105x बटे में 100 बराबर 95x बटे में 100 धन 15 आएगा। तो मैं उसको डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर हल करके, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा देखो, 105x बटे में 100 बराबर 95x बटे में 100 धन 15। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है, जब आप इसका लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 100, ये 100 इसको जाके गुणा करेगा तो यहां हो जाएगा 95x धन 1500। फिर ये 100 और इधर का जो 100 है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहां से क्या बचा हमारे पास, 105x बराबर 95x धन 1500। तो जो बचा उसको लिखते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, 105x बराबर 95x धन 1500। ये 95x यहाँ के माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 10x, 10x बराबर आएगा 1500। एक जीरो से एक जीरो को काट दो तो वो संख्या कितना है, क्रय मूल्य हमने x माना था तो x को मान कितना है 150, तो इसका करेक्ट आंसर 96 का 150 होगा। आगे बढ़ते हैं 97 प्रश्न पर। कक्षा 4 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 3476 और 937 का योग करने के लिए कहता है।
एक छात्र प्रश्न के उत्तर में निम्नानुसार प्रक्रिया करता है। तो यहां पर देखो उसने क्या किया, 7 को जो है उसको इकाई अंक से लिखना चाहिए था, लेकिन उसने दहाई अंक से लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में जो है क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चे में जो है स्थानीय मान की जो अवधारणा है वो उसको क्लियर नहीं है। ठीक है, तभी उसने ऐसा लिखा। उसके बाद 98वां प्रश्न जो है, देखो जब आप इसको हल करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा बोडमास का रूल। ठीक है, कोका गुणा भाग योग, मतलब ब्रैकेट का पहले क्या होगा, कोष्टक जो होता है, कोष्टक का पहले क्या होता है, गुणा होता है, फिर भाग होता है, फिर धन होता है। ठीक है, फिर लास्ट में जो है माइनस होता है। इस तरीके से बोडमास का रूल पढ़े होगे। पहले डिवीजन सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले यहां पर ब्रैकेट दिया है तो आप पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे। तो पहले देखो यहां पर साधारण ब्रैकेट दिया, 3 धन 2 कितना हो जाएगा, 5। फिर 5 का गुणा जब -2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10। स्टार का मतलब भी होता है गुणा, तो ये हो जाएगा 20। और बटे में देखो पूरे में क्या है, 2, तो ये हो जाएगा 2 दहम 10 हो जाएगा, 10 दहम कितना हो जाएगा, -100। तो इस पूरे के पूरे स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, -100। लेकिन बाहर में तो 1/2 और है, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, -50 आएगा। ठीक है, तो -50 सी इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। देखो प्रश्न क्रमांक 99। ठीक है, ये जो 99वां जो प्रश्न है, ये 99वां प्रश्न थोड़ा सा आपको उल्टा दिख रहा होगा। 1 मिनट में इसको सीधा कर लेता हूं। अब देखो ये जो 99वां प्रश्न है क्या दिया है, मैचिंग करना है इसको। और मैचिंग करने के लिए क्या दिया है, देखो 7/12 का तुल्य भिन्न क्या है। तो 7/12 का जो है तुल्य भिन्न 7 या 21 और 12 या 36। तो ए का मिलान होगा 3 के साथ। ठीक है, 9/15 का तुल्य भिन्न क्या होगा, देखो 9/15 का तुल्य भिन्न 3 तिया 9 5 तिया 15, तो बी जुड़ेगा 4 के साथ। ठीक है, चलो तो ए जुड़ गया हमारा 3 के साथ, बी जुड़ गया हमारा 4 के साथ। तो आप देखो सी और डी को ऐसे ही हटा सकते हो, सी और डी ऑप्शन। अब आपके पास क्या बचे, ए और बी। उसके बाद देखो 7/11 जो है इसको क्या बोलते हैं, देखो भिन्न जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, अंश और हर। अगर अंश जो है छोटा है और हर जो है बड़ा है तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। तो सी का जुड़ाव किससे होगा, सी का जुड़ाव जो है होगा हमारा ए के साथ। और डी किसके साथ जुड़ेगा, देखो इसमें अंश जो है बड़ा है, तो अगर अंश बड़ा होता है तो फिर वो कहलाता है हमारा अनुचित भिन्न। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 100वें नंबर के प्रश्न पर। देखो अच्छा, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन था, इसको छोड़ते हम लोग मैथ्स वाले क्वेश्चन पर जो है आते हैं। तो देखो यहां पर क्या दिया है, 6072 रुपए को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो है उसमें कितना जोड़ने की जरूरत है। तो देखो आप इसको जोड़ के भी देख सकते हो, जैसे आप जोड़ोगे इसमें 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6078। तो 6078 जो है किसी का वर्ग नहीं होता है। 10 जोड़ के देखोगे तो यह हो जाएगा 6082, वो भी दशमलव में आएगा, उसका वर्ग निकालोगे। लेकिन जब आप यहाँ पर 12 जोड़ोगे ना, तो 12 जोड़ोगे तो ये 78 का या फिर किसी का एक पूर्ण वर्ग निकल के आ जाएगा। आप करके देख लेना, 12 जोड़ने से इसका करेक्ट आंसर जो है आएगा। तो इसका सही आंसर जो है होगा 12। ठीक है, उसके बाद 104वां क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि हर स्थिति में शेषफल समान रहे। तो देखो अब भाग करके देख लो, जैसे अगर आप 43 को 4 से भाग करोगे, तो 43 को जब आप 4 से भाग करोगे तो 4 दहम 40, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे देखते हैं दूसरा संख्या कौन सा है, दूसरा संख्या है 91। तो 91 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 दूने 8 हो जाएगा, यहां बचेगा 11, 4 दूने 8 हो जाएगा और यहां भी बचेगा 11। तो सॉरी एलसीएम कितना बचेगा, 3 बचेगा यहां भी, तो यहां भी 3 हो गए। ठीक है, तो पहले भी 3 बचा था, पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी 3 बचा। अब एक और को देखना है 183 को सॉरी, तो 183 को जब हम लोग भाग देंगे किससे, 4 से, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो फिर से यहाँ पर लघुत्तम कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है हमारी 4। तो 4 से भाग देंगे तो सब में शेषफल सेम रहेगा। 105वें क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्या है, 40 संख्याओं का जो औसत है वो 71 है। मतलब 40 संख्या औसत, अच्छा आपको पता होगा औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत जो होता है वो होता है जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनका योग बटे में उनकी संख्या। तो अगर हमारे पास औसत अगर 71 है और मुझे सबका योग चाहिए, तो टोटल संख्या कितना है, टोटल जो संख्या है वो है 40। तो 40 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये कितना आएगा,
2840 आएगा। तो सबका योग कितना है? सबका जो योग है वो है 2840, मतलब 2840 सबका योग है। कैसे निकाला हमने? तो औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या और औसत को गुणा कर दिए 71 और 40 को, तो प्रेक्षणों का योग कितना आ गया? 2840। उसके बाद बोल रहा है यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न मिलता है जहां पर कुछ प्रतिस्थापित होता है तो यहां पर 100 हट रहा है, तो आप इसमें से 100 माइनस करो। और जुड़ कौन रहा है? नया चीज 140 जुड़ रहा है। तो अब देखो 100 माइनस करेंगे और 40 जोड़ेंगे तो इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा? 2880 आएगा। तो नए प्रेक्षणों का जो योग है वो 2880 है। तो नए प्रेक्षणों का योग कितना आ गया? 2880 आ गया। अब औसत निकालना है, तो प्रेक्षणों की संख्या 40 तो है ही, तो जब इसको आप हल करोगे तो ये कितना आएगा? 72 आएगा। करके देखो आपको कितना मिलेगा? 72 मिलेगा। तो पुराना वाला औसत कितना था? 71 था। नया वाला औसत कितना आ रहा है? 72 हो रहा है। तो एक की उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो 105 का आंसर क्या आएगा? डी आएगा। उसके बाद चलते हैं देखो 106वें नंबर के प्रश्न पर। 106वां नंबर क्या बोल रहा है? एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच में 3:2 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि उस आयत की जो लंबाई है वो कितनी है? 3x है, और उसकी जो चौड़ाई है b वो कितनी है? 2x है। ठीक है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाता है। अब देखो आयताकार पार्क ऐसा है, तो इस पार्क में ये एक राउंड ऐसा साइकिल चला रहा है, मतलब एक राउंड इस पर साइकिल चला रहा है। इसका क्या मतलब है? कि वो उसके सरकमफेरेंस पर जा रहा है। सरकमफेरेंस मतलब समझते हो ना, उसकी जो है परिधि पर वो चला रहा है। ठीक है। और वो 8 मिनट में क्या करता है? इस 8 मिनट में जो है इस चक्कर को पूरा कर लेता है। तो पार्क का क्षेत्रफल चाहिए। तो अगर मुझे पार्क का क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे तो पहले पार्क की लंबाई पता होनी चाहिए और पार्क की क्या पता होनी चाहिए? चौड़ाई पता होना चाहिए। तो मुझे पार्क की लंबाई और चौड़ाई कैसे मिलेगी? तो देखो उसने कुल दूरी तय कितना किया? तो कुल दूरी उसने तय किया हमारे परिमाप के बराबर। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई तो हमने 3x लिया था, चौड़ाई को 2x लिया था, तो 3 और 2 5x, 5 दूने कितना हो जाएगा? 10x। इसको लिख के रख लीजिएगा कि उसने कितना दूरी तय किया? 10x जो है दूरी तय किया। अब देखो उसकी गति भी दी गई है। तो गति कितनी दी गई है? गति है उसकी, यहां पर स्पीड हम लोग निकालते हैं 12 किलोमीटर। ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति 12 किलोमीटर देखो कितना दूर जाता है? 12 किलोमीटर जाता है कितने में? 8 मिनट में जाता है। तो इसको हम लोग पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर पर सेकेंड में लाते हैं। तो मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए आपको पता होगा कि 5/18 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है। तो 6 दूने 12, 6 3 18, 5 दूने 10, 10/3। तो उसकी गति कितनी हो गई? 10/3 मीटर प्रति सेकेंड। किसकी स्पीड? साइकिल चलाने वाले की जो स्पीड है वो 10/3 आ गई। ठीक है। अब आपको पता होगा स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? मतलब समय, चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। ठीक है। तो स्पीड हमारा कितना आया है? 10/3 आया है। दूरी कितनी तय की है उसने? 10x दूरी तय की है। और उस टाइम है यहाँ पर, सॉरी यहाँ टाइम आएगा समय। तो समय कितना लगा है? 8 मिनट लगा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो आप लोग, स्पीड को हमने सेकेंड में रखा है, मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ मिनट है। तो इस 8 को सेकेंड में बदल लेते हैं हम लोग, और इस 8 को सेकेंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो है 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो 60 का गुणा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये 10 से ये 10 गया, 3 एकम 3, 3 20, तो 20 अट्ठे 8 दूने 16, 160। तो यहाँ से x का मान कितना आया? x का मान आया हमारे पास 160 आया। तो x का मान निकल कर आ गया 160। तो हमारी लंबाई कितनी थी? 3x थी। तो 3 गुणित 160 करेंगे हम लोग। तो 3 गुणित 160 जब करेंगे तो 16 दूने 32, 16 3 48, 480 आएगा। और इसका ब्रेड्थ जो है कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 16 दूने 32 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? 400 लंबाई गुणित चौड़ाई करना है। तो लंबाई कितना है? 480 है, चौड़ाई 320 है। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर कितना आएगा? 480 और 16 दूने 32, 360। इसको जब गुणा करोगे तो ये आला आंसर आएगा बी, 153,600। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होगा।
चलो 107वें प्रश्न पर आते हैं। देखो 107वां प्रश्न क्या है, 24 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार के ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो देखो यहां पर प्रश्न क्या बोल रहा है, एक हमारे पास जो है क्या है, घनाभ है। तो देखो जब भी आप एक सॉलिड चीज को दूसरे सॉलिड चीज में पिघला कर बनाते हो तो एक चीज जो होता है जो कभी नहीं बदलता वो है उसका आयतन। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ घनाभ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ घन। तो देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो लंबाई कितना दिया है 24, चौड़ाई कितना दिया है 9, ऊंचाई कितना दिया है 8, और घन का जो आयतन होता है वो होता है साइड की भुजा की घात में 3। तो इसका भुजा कितना है, 3 की घात में 3 करना पड़ेगा। और मान लेते हैं कितने घन बनते हैं, n घन बन जाते हैं। तो n घन का आयतन और ये पुराने वाले घनाभ का आयतन क्या होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि इधर का वॉल्यूम और इधर का वॉल्यूम बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कितने घन बनेगा, तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि n घन बनेगा। तो n गुणित एक घन का वॉल्यूम बराबर टोटल। तो यहां पर देखो 3 गुणित 3 गुणित 3 करने से कितना हो जाएगा, 27 गुणित n करेंगे, और इधर हमारे पास कितना आएगा, 24 गुणित 9 गुणित 8 आएगा। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो इधर क्या बचा, 8 और 8, 8 अट्ठे कितना होता है 64। तो यहां पर कितना बनेगा, 64 जो है बनेगा। तो 107 का आंसर जो है 64 होगा। 108वें प्रश्न पर चलते हैं। देखो एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर है और दूसरा घन का कोर 14 सेंटीमीटर है। उनके सतह का क्षेत्रफल का आपको अनुपात निकालना है। तो आपको याद होगा उनके सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणित भुजा का स्क्वायर। तो पहला बटे में दूसरा, तो यहां पर पहला भुजा बटे में 4 गुणित दूसरा भुजा के स्क्वायर, 4 और 4 कट गया। तो पहले भुजा के स्क्वायर बटे दूसरी भुजा के स्क्वायर। तो पहली भुजा कितनी है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर। दूसरी भुजा कितनी है, 14, 14 के स्क्वायर। तो 7 7 49 और 14 चौके 196। इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 1 बटे में 4 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 1 अनुपात जो है 4 जो है इसका सही आंसर जो है होगा। चलो एक और मैथ्स वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हाँ 113 नंबर के प्रश्न पर जो है हम लोग चलते हैं। ट्रेन x तथा y क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से A से B तक यात्रा करते हैं। A से B तक दोनों तय करते हैं ना, मतलब डिस्टेंस फिक्स्ड है। x यात्रा के लिए y से 1 घंटा अधिक लेता है तथा a और b के मध्य बीच की दूरी कितनी होगी। देखो जब आपको डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, पहले वाले की स्पीड गुणित दूसरे वाले की स्पीड बटे में दोनों के बीच की स्पीड की अंतर और बटे में टाइम गैप होता है। तो पहली स्पीड कितनी है, देखो 80 किलोमीटर है, दूसरी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर है, और दोनों का अंतर जब निकालोगे तो 10 आएगा, और दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है, 1 घंटे का है। तो 1 0 से 1 0 काट दो, 9 8 72 और यहां पर आ जाएगा 0। तो 720 किलोमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। ठीक है, 114वें प्रश्न पर चलते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो ए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखो ए, बी और सी किसी काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होता है, पहला दिन और दूसरा दिन सिर्फ और सिर्फ ए काम करता है, फिर तीसरे दिन जो होता है वो बी और सी उसकी मदद करने के लिए आते हैं। तो बताओ ए को उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो एक चीज देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो आप पहले दक्षता निकालते हो। दक्षता मतलब क्या, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो 20 दिन में वो एक काम को कर रहा है, 20 दिन में एक वर्क कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो पूरे काम का 1/20वां हिस्सा करेगा ए। उसी तरीके से जो हमारा बी है वो 1/30वां हिस्सा काम करेगा। 1/20 जो है ए करेगा, 1/30 बी करेगा और 1/60 जो है सी करेगा। ये उनके एक एक दिन का काम है। तो देखो पहले दिन जब ए अकेले कितना काम करेगा, पहले दिन ए जो है 1/20 काम करेगा, दूसरे दिन भी 1/20 काम करेगा, तीसरे दिन मदद करने के लिए आएंगे। तो 2 दिन का काम तो हो गया। अब तीसरे दिन कितना काम होगा, देखो तो तीसरे दिन ए जो है 1/20 करेगा, बी जो है एक दिन में 1/30 करेगा, सी जो है एक दिन में कितना करेगा 60 करेगा। तो इन सब का लघुत्तम कितना आएगा 60 आएगा, और 20 तिया 60, 30 दूने 20 और ये हो जाएगा 3 और 1 5 और 6 1/10। तो तीसरे दिन कितना काम होगा 1/10 काम होगा। तो देखो 3 दिन में कितना काम हुआ,
3 दिन में कितना काम हुआ, 1/20 ने पहले किया था ए ने, फिर दूसरे दिन भी 1/20 किया था, तीसरे दिन 1/10 किया। जब इसको हल करेंगे तो 20 आएगा लघुत्तम, 1 धन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 दिन में 2 4 4/20। तो 4/20 इसको हल करेंगे, पहले दिन 1/20 हुआ, दूसरे दिन 1/20 हुआ, तीसरे दिन जो है 1/10 हुआ। ठीक है, लघुत्तम हमारा आया 20। अभी हो जाएगा 2 3 4 4/20। अब 4 जब 20 आएगा, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहां से देखो कितना काम जो है होगा। तो 3 दिन में हमारा कितना काम हो गया था, 4/20 काम हो गया था। 4 एकम 4, 4 पंछे 20 वर्ग। तो 3 दिन में इतना काम हुआ। तो एक काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, वापस से डिटेल से समझ में नहीं आएगा। तो 3 दिन में कितना काम हुआ, 1/5 वर्ग। मुझे एक काम चाहिए, तो 5 इसको जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो 15 दिन में ये काम जो है कंप्लीट कर लेगा ए। 115वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 115वां क्वेश्चन क्या है, संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक संख्या को प्रदर्शित करने वाली संख्या कौन सी है। तो देखो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, फिर उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक, उसके बाद लास्ट में आता है परिमेय संख्या। तो NWZQ इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 116वां क्वेश्चन क्या है, दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, इसे आप कैसे सिद्ध करोगे, प्रयोग करके देखोगे। दो विषम संख्या लो 3 और दूसरा विषम संख्या ले लो 5, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 8। 8 एक सम संख्या है। ठीक है, तो ये रहे मैथ्स के क्वेश्चन। अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए इंग्लिश और हिंदी के भी क्वेश्चन जो है, सॉल्यूशन जो है, पेपर एनालिसिस ले आऊंगा, आप कमेंट करके बताइएगा। पेपर 2 का भी सॉल्यूशन मैथ्स का जल्दी ही आएगा।